हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ एमसीक्यूज करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिलेटेड। ये क्लास पर्टिकुलरली हम JKSSB SI फाइनेंस के लिए ले रहे हैं और इसके साथ साथ सेम टॉपिक आपके पास FAA में भी आ रहा है। तो दोनों जो आपके एग्जामिनेशन है उनको टारगेट करे हुए ये क्लास आपके पास आ रही है पर्टिकुलर, क्योंकि JKSSB SI फाइनेंस का आपके पास ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से एग्जामिनेशन आ रहा है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फोकस उसके लेवल के ही हम क्वेश्चन आपके साथ ला रहे हैं। तो गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया जा रहा है। एज पर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन As per the Industrial Resolution 1948, which are the following industries were put under states list? ठीक है जी, बताना है आपने एज पर IPR 1948 के मुताबिक इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो आपके पास स्टेट लिस्ट में आ रही है। ठीक है जी, ये बात तो आपको पता ही है। देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट इस तरह से है कि आपके पास पहले जो कुछ इंडस्ट्रीज थी इन IPR 1948 में हमने कुछ इंडस्ट्री को स्टेट लिस्ट में रखा था, कुछ इंडस्ट्री को हमने सेंट्रल लिस्ट में रखा था। जो हमारी इंडस्ट्रीज सेंट्रल लिस्ट में आ रही थी, सेंट्रल लिस्ट में जो इंडस्ट्री हमने रखी थी वो कौन कौन सी थी सर? रेलवे हो गया, कोल हो गया, पावर हो गया, सिविल एविएशन हो गया, आपके पास आर्म्स एंड एनिमेशंस हो गए, डिफेंस हो गए। ये कुछ कैटेगरीज थी जो हमने सेंट्रल लिस्ट में रखी थी इसके वर्कर्स। कुछ कैटेगरीज इंडस्ट्रीज़ की आ रही थी जो हमने स्टेट लिस्ट में रखी थी, जैसे आपके पास पेपर इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल हो गया, साइकिल्स हो गए, रिक्शाज एक्स्ट्रा, टू व्हीलर्स। ये आपके पास कुछ इंडस्ट्री थी जिनको हमने स्टेट लिस्ट में रखा था। तो पूछा जा रहा था इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो आपके स्टेट लिस्ट में आ रही है। तो स्टेट लिस्ट में इनमें से मेडिसिन आ रही है, क्योंकि रेलवे अगर आप देखेंगे, पावर अगर देखेंगे, कोल देखेंगे, ये सारे के सारे जो हैं ये सेंट्रल के लिस्ट में आ रहे हैं। वायरा जो आपके पास मेडिसिन है ये आपके पास स्टेट लिस्ट में आ रहा है एज पर एज IPR 1948 इज कंसीडर्ड। ठीक है जी, याद रख लेना आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है। Who among the following said that the PSUs are the temples of modern India? ठीक है जी, इनमें से कौन से ऐसा नेता है जिन्होंने ये कहा था कि आपके पास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, ये टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के। ठीक है जी, आपको पता ही है कि आपके पास 1956 में हमने रेजोल्यूशन आए, 1948 में रेजोल्यूशन आए। उसके मुताबिक पहला फोकस जो आपके पास आ रहा था, हमारे जो कंसेप्ट थे वो ये आ रहा था कि जो भी चीज़ें हम चाहेंगे, जितना भी चाह सकेंगे, हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। बाहर से जो इंपोर्ट की चीज़ें हैं या एक्सपोर्ट करने के कंसेप्ट जो है वो बहुत कम था। जो बाहर की दीवार हमने बना रखी थी, हम चाहते थे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो हम विद इन इंडिया बनाएं, क्योंकि हमें डर था। ऑलमोस्ट कई सालों तक हमारे पास बाहर से एक कंपनी आई थी जिसने अपना नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा था। वो आकर व्यापार के लिए आई, फिर आकर उसने कब्जा कर दिया। तो डर था अगर हमने फिर से यही रास्ता खोल दिया, कोई और कंपनी आके फिर से ऐसा काम ना कर दे। और दूसरा डर ये था कि हमारे पास जो अपने इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, वो तो सर मर जाएंगे अगर बाहर से हम इंपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट आ जाएगा, वो सस्ता आ जाएगा, हमारी जो अपनी इंडस्ट्रीज, अपने लोग हैं, वो भूखमरी के साथ मर जाएंगे। तो यहाँ पर नारा आ रहा है आपके जवाहरलाल नेहरू साहब का। वो कह रहे हैं जो आपके पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर आपके पास यूनिट्स हैं, ये आपके पास क्या हैं? दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भविष्य का टेम्पल्स हैं। फिर आगे चल के 1991 में जब हमारे पास राव मनमोहन साहब का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था, जब हमने रास्ते अपने खोल दिए थे, हम LPG की कंसेप्ट की तरफ चले गए थे, तो तब हमने जो ये PSUs हैं बहुत सारे भेज दिए थे अपने, ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो तब ये भी कहा था कि जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं उन्होंने तो कहा था कि ये हमारे टेम्पल्स हैं मॉडर्न इंडिया के। तो अब आप कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मंदिरों को बेच रहे हैं। चलिए इस पर कभी और बात करेंगे, फिलहाल आपका कंसेप्ट इतना याद रख दीजिए। इसका आंसर आपके पास B दैट इज जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन? कौन सा ऐसा IPR है इंडिया का जनरली कंसीडर टू हैव स्टेबलाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड परमिट, जिसने LQP का कंसेप्ट सबसे अच्छी तरह से स्टेबलाइज किया था इंडिया में? कौन सा IPR ऐसा इंडिया में आ रहा है जिसने लाइसनिंग, कोटा और परमिट जो है अच्छे तरीके से इसका राज जो है, रजाइम जो है वो स्थापित किया था इंडिया में? क्या आपके पास IPR 1948 आ रहा है, क्या IPR 1956 आ रहा है, क्या IPR 1973 आ रहा है, या आंसर इसका 1991 आ रहा है? तो आपको पता ही है इसका कंसेप्ट, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B दैट इज
IPR 1956। इसी दौरान आप कह रहे थे कि कोई भी अगर आपने इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, आपने दुकान स्टार्ट करनी है, कोई व्यापार स्टार्ट करना है, भाई गवर्नमेंट का आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है जी, आप चाहते हैं कि इसमें आप जो है इसमें आप इंक्रीज़ करें, कुछ बढ़ोतरी करें, तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं नहीं, आपके लिए कोटा लिमिट है, आप इसके पार नहीं जा सकते हैं। आप कोई चीज़ आयात करना चाहें, लाना चाहें, देना चाहें, तो इसके लिए आपको परमिट चाहिए थे। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ पर आपको लाइसेंस था, हर चीज़ पर आपके पास कोटा था, हर चीज़ पर आपके पास परमिट था, जिसने हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिसने हमारी तरक्की को बहुत हद तक रोक के रखा था। तो ये कंसेप्ट आपके पास आ रहा है IPR ऑफ 1956 में। ठीक है जी, आगे चल के LPG कंसेप्ट हमें 91 में आपको देखने को बोले रफा दफा करना पड़ा इनको हम, क्योंकि हम आ गए थे उस हालत पर, हम भूखमरी की हालत पर आ गए थे। हमारे पास चंद ही दिनों के लिए जो हमारे फॉरेक्स में बचा हुआ था राशि था, तो क्या करते हैं हम गए वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने कहा भाई आप चाहते हैं, चलिए लिबरलाइज हो जाइए, ग्लोबलाइज हो जाइए, छोड़ दीजिए सारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाइए। तो हम करना पड़ा हमने जो ये लाइसेंस का कंसेप्ट था, कुछ ही इंडस्ट्री के लिए हमने आप रख दिया लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपके पास अल्कोहल की इंडस्ट्री हो गई, आपके पास दवाई, अगर आप केमिकल्स बना रहे हैं, अगर आप सिगरेट वगैरह बना रहे हैं, अगर आप जो है पटाखे क्रैकर्स बना रहे हैं, हैजर्ड्स कोई मटीरियल बना रहे हैं, तभी आपको लाइसेंस दे दो। बाकी अलबत्ता आप कोई भी चीज़ करना चाहें, काम करना चाहें आज तो कीजिए सर, बेरोक कीजिए, बेटोक कीजिए। तो ये कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है, पूछा जा रहा है आप हमें बताइए द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1973। ठीक है, 1973 पर अब हम पहुंच गए। क्लासीफाई फ्यू इंडस्ट्रीज एज ए कोर इंडस्ट्रीज। 1973 में जो आपके पास IPR आया था, इसके मुताबिक कुछ इंडस्ट्रीज़ को आपने कोर इंडस्ट्रीज़ के कैटेगरी में रखा था। कोर इंडस्ट्रीज़ कहें, बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहें, ठीक है जी, आपने कुछ इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्रीज़ कहा था, बेसिक इंडस्ट्रीज़ कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ कहा था। आपसे पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दम। उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कोर इंडस्ट्री में आपके पास नहीं आ रही थी। चलिए पहले आपके पास जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 6 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, 6 कोर इंडस्ट्रीज़ एज पर IPR 1973 के IPR के मुताबिक हमारे पास 6 कोर इंडस्ट्री थी। सर वो कौन कौन सी थी, चलिए आपके साथ नोट कर दीजिए आप हमारे साथ। नंबर 1 आपके पास कौन सी आ रही थी, नंबर फर्स्ट आपके पास आ रही थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रख दिया याद। नंबर 2 जो इंडस्ट्री इसमें आ रही थी वो आपके पास क्रूड ऑयल इंडस्ट्री आ रही थी, 2 हो गई। नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो वो कोल की इंडस्ट्री आ रही थी। नंबर 4 इंडस्ट्री जो कोर इंडस्ट्री में आपके पास गिनी जा रही थी वो आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री आ रही थी, बिल्कुल सर। नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री आ रही थी। और नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री आ रही थी। ये 6 इंडस्ट्री थी जिन्हें आपने कोर इंडस्ट्री का खिताब दिया था 1973 में। कौन कौन सी आ रही थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, याद रह गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपके पास दूसरी आ रही थी जिसे आपने क्रूड ऑयल इंडस्ट्री कहा। नंबर 3 आपके पास कोल इंडस्ट्री, नंबर 4 सीमेंट इंडस्ट्री, नंबर 5 इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड नंबर 6 आपके पास ऑयल रिफाइनरी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कोर इंडस्ट्री में नहीं आ रही है। सर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये तो आ रही है, क्रूड ऑयल ये भी आ रही है, कोल इंडस्ट्री ये भी आ रही है, बची क्या आपके पास एविएशन इंडस्ट्री। तो एविएशन इंडस्ट्री जो है इसको कोर इंडस्ट्री में एज पर IPR ऑफ 1973 नहीं रखा गया था। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए ईच एंड एवरी डे 7:30 PM आपके साथ हम लाइव आ रहे हैं, जिसमें हम आपके पास GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो 7:30 बजे लाइव आपने हमारे साथ बनना है। चलिए जी, क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है द एक्ट नोन एज MRTP। ठीक है जी, एक एक्ट आपके पास आ रहा था जिसे आपने MRTP एक्ट का नाम दिया था। ये कब पास किया गया था, ड्यूरिंग द IPR ऑफ विच, किस IPR के दौरान आपने ये पास किया था। सर पहले ये बता दीजिए कि MRTP ये क्या वाला है। देखिए सर कंसेप्ट क्या था, जिसे आपने MRTP कहा वो क्या है। MRTP का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपके पास मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है जी, ये ऐसा आपके पास कानून आया था जिसने कोशिश की थी ताकि मोनोपोली की तरफ ना जा सकें। देखिए कंसेप्ट, मोनोपोली का कंसेप्ट आपने पढ़ा है लास्ट क्लास, अगर हमारी आपने नहीं देखी MCQs के, इतना आप याद रखिए। अभी हमने JK SSB FA के लिए अगर आप देखते हैं ना, FA के लिए, तो FA के लिए हमने आपके साथ 4 MCQs क्लासेस सिर्फ दिए हैं, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। और इतना आप याद रखिए कि रिसेंटली जो पेपर हुआ है JSA का, उन 4 क्लासेस में से आपके पास 2 क्वेश्चन एज इट इज डिटो आए हुए हैं।
ठीक है जी। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन बच्चों ने हमें मैसेज की है कि 2 क्वेश्चन डिटो आए हुए हैं वहाँ से। तो लास्ट क्लास में हमने क्या एमसीक्यूज में के माध्यम से हम रिवाइज कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स, वहाँ हमने पढ़ा था कि आपके पास मोनोपोली का कंसेप्ट आता है, ओलिगोपोली होता है, डियोपोली होता है। मोनोपोली क्या है सर? आपके पास एक ही बेचने वाला है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ओलिगोपोली में आपके पास कुछ को लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हैं, थोड़े हैं, बेचने वाले थोड़े हैं और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। डियोपोली इसका ही एक स्पेशल केस आ रहा है जिसमें बेचने वाले सिर्फ 2 ही हैं और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो ये जो आपके पास MRTP एक्ट था, MRTP एक्ट, इस एक्ट को हमने 1969 के IPR के दौरान लाया था। ठीक है जी। किस लिए लाया था? ताकि हम मोनोपोली का जो कंसेप्ट है उसको रोक सकें। इसके लिए क्या कहा था कानून ने? इसलिए कानून ने कहा था अगर आपके पास ऐसी इंडस्ट्री है जिसका मार्केट में 25% से ज़्यादा कब्जा है, अगर 25% से ज़्यादा कब्जा है तो आपको बोलेंगे सर आप इस एक्ट के दायरे में आ रहे हैं, आप पर पाबंदियां लगाएंगे, आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आप पर टैक्स लगाएंगे। यह क्या हुआ सर? आप मेहनत कर रहे हैं, आपने अपनी इंडस्ट्री अपना नाम कमाया, आपके मार्केट में 25% से ज़्यादा अगर आपका वैल्यू आ रही है तो आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आप पर रोक लगाएंगे। ये ऐसा ला था ताकि ऐसा ना हो कि एक ही जो इंसान है, एक ही जो कंपनी है पूरी के पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगी। तो ये ला आपके पास कब कंसेप्ट देखने को मिला था? इन द IPR ऑफ 1969। याद रख लेना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एपिसोड बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। ड्यूरिंग ऑलमोस्ट फर्स्ट 7 प्लान्स, ठीक है जी, जो ऑलमोस्ट पहले 7 प्लान्स थे, आप मान लीजिए मोटा मोटा मान लीजिए कि आपके पास जो 80-85 तक आपके पास जो प्लान्स आ रहे थे तब तक की बात हो रही है। द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज, जो आपके पास ट्रेड पॉलिसी इंडिया अपना रहा था वो ट्रेड पॉलिसी किसकी तरफ थी? क्या वो आपके पास आउटलुकिंग थी, आउटवर्ड लुकिंग थी? क्या वो इनवर्ड लुकिंग थी? क्या वो आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी? या बोथ बी एंड सी आप गिनेंगे? चलिए बताइए सर। जो देखिए पहले कुछ पॉलिसीज जो थे, जो आपने 1948 की पॉलिसी आपने हमारे पास लाई, 1900 फिर आपके पास 56 की पॉलिसी आ रही है। ठीक है जी, आपके पास 61 में हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है, हमारे पास 73 में कंसेप्ट आ रहा है। ये सारे के सारे पॉलिसी जो हैं इनमें एक मुद्दा ज़्यादा था कि जो भी आप चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस कर सकेंगे उन्हीं पर जोर दिया जाए। बाहर की तरफ मत देखें, ऐसा मत सोचें कि बाहर से कोई इंडस्ट्री है, बाहर से कोई फैक्ट्री है, बाहर से हमारे पास बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो हमारे लिए काम करेंगे, वो हमारे लिए चीज़ें लाएंगे, हम वहाँ से इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी जो कंट्री है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसकी तरफ जो है बिल्कुल कम तवज्जो दी गई। कहा गया चलिए यहाँ आप अपने इंडिया में हम बड़ी बड़ी कारें नहीं बना सकते, चलिए साइकिल ही बनाइए, साइकिल पर ही काम चलाइए। ठीक है जी। कॉटेज इंडस्ट्री हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन पर जोर दिया गया। कहा गया ऑलमोस्ट जो भी आपको चीज़ बाहर से ज़रूरत है उसको आप इंडिया में ही बनाइए। तो कहने का मतलब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आप कीजिए, जो चीज़ आप चाहते हैं कि इंपोर्ट करें उसके लिए सब्स्टिट्यूट करें। तो आउटलुकिंग पॉलिसी की तरफ मत देखिए, आप इनवर्डिंग अपने घर में जो है जितनी चादर आपके पास है उसकी तरफ देखिए। तो इनवर्ड लुकिंग की पॉलिसी हमारी पहली थी, जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये पॉलिसी थी। आगे चलकर 1991 में खसारे में चल गया, भुखमरी पर आ गए, हमारे पास कुछ नहीं था तो जाना पड़ा वर्ल्ड बैंक के पास, जाना पड़ा हमें आपके IMF के पास। उन्होंने कहा भाई ये छोड़ दीजिए, ये इनवर्ड लुकिंग छोड़ दीजिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन छोड़ दीजिए, चलिए आ जाइए, पूरा बाजार आपके लिए खुला है, रास्ते आने दीजिए, जहां से जाने दीजिए। तो फिर 1991 के बाद हम जो है कहां पर कंसेप्ट आया था? LPG का कंसेप्ट देखने को मिला, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? बोथ B एंड C इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग वर लॉन्ग टर्म मेजर्स एम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है जी, आपने बताने हैं कि लॉन्ग टर्म मेजर्स कौन से थे जो हमने उठाए ताकि इंप्रूव किया जा सके एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी को। नंबर ए ऑप्शन आपके पास स्टेबलाइजेशन मेजर्स आ रहे हैं, नंबर बी आपके पास स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स आ रहे हैं, नंबर सी आपके पास बोथ आ रहे हैं, नंबर डी आपके पास नन ऑफ दीज आ रहे हैं। चलिए थोड़ा इसका वेरमा आपको दे देते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी जो है आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे पाएँ। इसका इतिहास भी अगर आप देखेंगे, इसका इतिहास भी आपके पास वही 1991 के आसपास ही आ रहा है। बात क्या थी आपको पता है कि हमारे पास जो है 90 के दशक में आते आते हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्स बचे थे, डॉलर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम क्या करते हैं, किस तरह से हम जो है चीज़ें इंपोर्ट कर पाते, किस तरह से चीज़ें हम खरीद पाते, हमारे लिए बहुत कम था। हम किस तरह से आपके पास ऑयल के रिसोर्स खरीद पाते, किस तरह से क्रूड ऑयल ले लेते, बाकी चीज़ें ले लेते, हमारे पास नहीं था। अगर पुरानी सरकार होती आपके पास तो वो तो कह देती भाई छोड़ दीजिए, आप साइकिल पर आ जाइए, चलाइए, लेकिन पॉसिबली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या करते, गए हम सर, किधर गए हम जल्दी जल्दी गए, हमारे पास एक ही रास्ता था, हम IMF के पास गए। सर हम
RD। सर ये क्या बला है, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप हमारे साथ JKSSB फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपने हमारे साथ पढ़ी हैं। आपने पढ़ा है सर वर्ल्ड बैंक क्या है, आपने पढ़ा है सर इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्या है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो गए हम IBRD के पास, गए हम वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा सर हम आप चिंता मत करें, हम आपके पास हैं। मनमोहन सिंह आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको देंगे। कितना देंगे सर, आपको हम $7 बिलियन का कर्जा देंगे। ठीक है जी, जाइए ऐश कीजिए, हम देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा सर हमको कुछ करना पड़ेगा आपके लिए। बिल्कुल सर, आप एक काम कीजिए, जो ये आपने बड़ी बड़ी दीवारें अपने मुल्क के अंदर बनाए रखी हैं, इन दीवारों को जो है तोड़ दीजिए। ठीक है जी, बाहर की चीज़ें अंदर आने दीजिए, अंदर की चीज़ें बाहर जाने दीजिए, इंपोर्ट की तरफ जाइए, एक्सपोर्ट की तरफ जाइए, ये चीज़ें खोल दीजिए, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाइए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाइए, ये खोल दीजिए। मनमोहन सिंह ने कहा जी जो आप कहेंगे बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि वो रास्ता कोई बचा भी नहीं है। तो आए यहाँ पर, इन्होंने 2 तरीके के मेजर्स हमारे पास दिए। एक तो आपके पास आ रहे हैं जिन्हें आपने स्टेबलाइजेशन मेजर्स कहा। ठीक है जी, पहले पढ़ लीजिए स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या थे। इसके इदारे में आपके पास 2 मेजर्स आ रहे थे, एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरे आपके पास स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या थे सर, ये आपके पास शॉर्ट टर्म, या आपके पास शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जो हमने इस्तेमाल किए, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हमने उठाए, जो इंक्लूड किए ताकि करेक्ट किया जा सके जो पुराने कुछ कमियां हुई हैं, जो वीकनेस पुराने हुए हैं, दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। जो हमारे कुछ कमियां आई हुई हैं बैलेंस एंड पेमेंट के रिलेटेड, उनको हम दूर कर सकें, हमने ये शॉर्ट टर्म मेजर्स उठाए। हमने शॉर्ट टर्म मेजर उठाए ताकि जो आपके पास इन्फ्लेशन है इसको हम जो है कंट्रोल में ला सकें। तो ये कंसेप्ट शॉर्ट टर्म मेजर की जब भी बात आएगी तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बरकस आपके पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स हमने उठाए। सर ये क्या थे, ये आपके पास लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, या आपके पास लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो हमने उठाए, विच आर एम्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट इज इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस बाय सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ताकि हम जो है इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकें। उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम जो अपनी इकोनॉमी है इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए हमने कोई लॉन्ग टर्म मेजर उठाए। उनको हमने किस कैटेगरी में रखा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो मोटे मोटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या जरूरी है, आपने क्या याद रख लेना है सर, वो मेजर्स जो हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए उठाए हैं, वो स्टेप जो हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स की कैटेगरी में रखेंगे उनको हम जो है स्टेबलाइजेशन मेजर गिन लेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मेजर उठा रहे हैं, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी उठा रहे हैं, तो आपके कैटेगरी किस में आएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो यहाँ क्वेश्चन बात किसकी हो रही है, लॉन्ग टर्म मेजर्स की हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बताइए सर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, आपके पास कोई भी PSE है, PSU है, उसको आपने बेच दिया, उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी। सेल ऑफ पार्ट्स ऑफ द इक्विटी ऑफ द PSE टू द पब्लिक, उसने आपके कुछ पार्ट्स आपने उसको बेच दिए या पूरी की पूरी PSE बेच दी पब्लिक को, उसे आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्या आप उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्या आप उसे रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्या आप उसे डिस इन्वेस्टमेंट कहेंगे? बताइए सर। ठीक है जी, आप तो बहुत सारे स्टूडेंट तो आप में से FA की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तो आप अकाउंटेंसी भी पढ़ रहे हैं, वहाँ ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं सर, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने वहाँ भी पढ़ी हैं। तो क्या किस कैटेगरी में गिनेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिनेंगे, रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट गिनेंगे, इन्वेस्टमेंट गिनेंगे या डिस इन्वेस्टमेंट गिनेंगे? देखिए, अगर सरकार जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रही है तो इसका मतलब वो डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो निकल रही है, वो खसारे में है, वो चाहती है कि हम क्या करेंगे, हमारे लिए आयात नहीं है, हम बेच देंगे, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, हम हमारे पास जो भी PSU है हम उसको बेच रहे हैं, उसके बदले पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ जा रही है गवर्नमेंट सर, डिस इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही है। तो करेक्ट आंसर डिस इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर कोई भी PSU, उसका कोई पार्ट, उसकी पूरी की पूरी PSU अगर आप बेच रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं टू द पब्लिक, इस चीज़ को आप जो है डिस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज इंक्लूडेड इन मिनी रत्नस। ठीक है जी, बताइए सर मिनी रत्नस किन्हें आप कहेंगे? देखिए, इसी कैटेगरी में हमारे पास कंसेप्ट आ रहा था। जब ये चीज़ें आपने देख ली कि यहाँ पर आपके पास आपने देखा कुछ इंडस्ट्रीज, अब हमने क्या करना है, जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले गए, लिबराइज हो गए, ग्लोबल हो गए, तो कुछ को इंडस्ट्री में हमने राहत के लिए हमने बोला कि इनको हम ऑटोनॉमी देंगे, ये अपना काम अपनी मर्जी से कर पाएंगे। इस संबंध में हमने कुछ इंडस्ट्रीज को
कुछ इंडस्ट्रीज को हमने महारत्न की कैटेगरी में बांटा था, कुछ इंडस्ट्री को हमने नवरत्न की कैटेगरी में बांटा था, कुछ इंडस्ट्री को हमने मिनी रत्न की कैटेगरी में बांटा था। अगर आप महारत्न देखेंगे, महारत्न में आपने IOCL, जिसे आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, महारत्न में आपने हमारे साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रखा था। ठीक है जी, ये हमने महारत्न कैटेगरी में रखे थे। अगर आप नवरत्न देखेंगे, नवरत्न में आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गई, आपके पास MTNL दैट इज़ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड हो गई। या आपके पास कंसेप्ट से जिनको आपने किस कैटेगरी में रखा था, आपने नवरत्न कैटेगरी में रखा था। अगर मिनी रत्न देखेंगे सर, आपके पास BSNL हो गई, आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, आपके पास इंडियन रेलवे हो गई, इंडियन रेलवे की जो कैटरिंग हो गई, एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई। ये सारे आपने मिनी रत्न में रखे थे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि विच आर फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज इंक्लूडेड इन मिनी रत्न। तो IOCL सर, ये तो आपके पास महारत्न आ रही है। सर HAL अगर आप देखेंगे, HAL कहाँ आ रही थी आपके पास, सर ये तो नवरत्न में आ रही है। सर MTNL अगर आप देखेंगे, MTNL आपके पास नवरत्न में आ रही है। लेकिन BSNL अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास मिनी रत्न में आ रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D दैट इज BSNL। होप बात पकड़ में आ गई होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, आप क्वेश्चन देखिए और कोशिश कीजिए आंसर देने का। पूछ रहा है कि इन केस ऑफ इंडिया द टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म इज जनरली रिगार्डेड एज द इंक्लिनेशन ऑफ इकोनॉमी टुवर्ड्स। ठीक है जी, देखिए बेसिक अगर मोटा मोटा देखें आप, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह की इकोनॉमी से दूसरी तरह की इकोनॉमी में जो है ट्रांसफर होना। ठीक है जी, आप अगर A टाइप की इकोनॉमी आप अप्लाई कर रहे हैं, B टाइप की इकोनॉमी आप ट्रांसफर हो रहे हैं, या B से A की तरफ हो रहे हैं, तो इसे आप इकोनॉमिक ट्रांसफर कहेंगे। इंडिया के संबंध में आप किस इंडिया जो आपके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको देखने को मिले थे, ये क्या मानेंगे, इंक्लिनेशन किसकी तरफ जा रहे थे? क्या ये मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, क्या ये गवर्नमेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे, या मिक्सड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे? तो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिफॉर्म जो है मेनली आपके पास जो लास्ट के रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये बात हो रही है जब हम सारे में चले 1990 के बाद के रिफॉर्म जो हैं। ठीक है जी, तो इंडिया के पक्ष में जो रिफॉर्म्स आ रहे थे वो सर मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे। हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ ये लाजमी हो रहा था कि हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा पक्ष करें। हालांकि आज माना जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्सड इकोनॉमी आप कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिफॉर्म्स हैं वो किन इंक्लिनेशन की तरफ थे, वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। द कॉमन स्लोगन अंडर विच द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया स्टार्टेड वाज। जो कॉमन स्लोगन जिसके तहत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में लाया गया, ठीक है जी, वो स्लोगन क्या थे, फिर उन पर काम किया गया, चाहे वो चल रहे हैं, जो आपने कहा उस पर हमने अमल किया नहीं किया, वो तो दीगर सवाल है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, कॉमन स्लोगन जिस पर आपके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया गया वो क्या थे? रिफॉर्म्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस, रिफॉर्म्स फॉर डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। बताइए सर, आपके पास जो रिफॉर्म्स आ रहे थे उनको हमने लागू किया इंडिया में, कॉमन स्लोगन क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B दैट इज रिफॉर्म्स विद ह्यूमन फेस। ये हमने कंसेप्ट दिया था, इस स्लोगन के तहत हमारे पास जो रिफॉर्म्स थे वो स्टार्ट हुए इंडिया में। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया है, देखिए आप। बोल रहा है कि विच आर फॉलोइंग जनरेशन रिफॉर्म्स कमिटेड टू द काज ऑफ फुली फंक्शनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, अब तो आपके एग्जामिनेशन में अगर आप SI फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर्टिकुलरली मेंशन हुआ है आपके पास, ठीक है जी, पंचायत राज एक्ट के जो आपके पास एक्ट्स हैं उनके बारे में आपके पास लिखा हुआ है, तो उन पर भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आपको बन रहा है। लेकिन आप बताइए, इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप बताइए किस आपके पास कौन से जनरेशन रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा कहा था, कमिट किया था द काज ऑफ फुली फंक्शनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्या वो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्मर्स आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन रिफॉर्मर्स आ रहे हैं, थर्ड जनरेशन रिफॉर्मर्स आ रहे हैं, या फोर्थ जनरेशन रिफॉर्मर्स आ रहे हैं? इसका आंसर तो आप तब दे पाएंगे जब आपको ये पता हो कि 1G रिफॉर्मर, 2G रिफॉर्मर, 3G रिफॉर्मर, 4G रिफॉर्मर ये कब हैं, क्यों हैं, किस तरह से हैं। अगर आप देखा जाए कि जब 1990s में, जब 1991 के आसपास हमारे पास ये कंसेप्ट जो आपके पास IPR आया था, जिसमें हमने ज़बरदस्त बदलाव किए थे अपनी पॉलिसी में, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ हमने जब ये लागू किए थे तो ऑफिशियली हमने ये नहीं कहा था कि हम इसके जनरेशन ला रहे हैं कि 1G या 2G या 3G या ना, ऐसी बात हमने नहीं की थी। लेकिन आगे चलकर इनकी ज़रूरत पड़ी तो हमने इनको नाम दे दिया। अगर आप देखेंगे ये वाला जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये जनरली आपके पास माने जाते हैं कि 1991 से लेकर 2000 तक जो हमने रिफॉर्म्स, जो हमने पॉलिसी अपनाई, उन्हें आप फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में गिन रहे हैं। फिर आपके पास जो 2000 से लेकर 2001 के रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो आपके पास सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में गिन रहे हैं। जो आपके पास थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स हैं जनरली आप 2000
2002 से 2007 के गिन रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन अभी भी ऑफिशियली आपको डिमांड हो रही है कि इन पर आप बात कीजिए। तो जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है कि थर्ड जनरेशन रिफॉर्मर जो थे, जो 2002 से लेकर 2007 का कंसेप्ट आ रहा है, इसमें ऑफिशियली बात हुई थी ताकि कमिट किया गया था काज ऑफ फुली फंक्शनल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड जनरेशन रिफॉर्मर्स। एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। ठीक है जी, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि आप हमें बताइए इन ए जनरल ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू की बात करेंगे, विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। लिबरलाइजेशन को आप जनरली क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्मर्स कहेंगे। प्राइवेटाइजेशन को आप पाथ रिफॉर्मर्स कहेंगे। ग्लोबलाइजेशन को इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्मर्स कहेंगे, या नन ऑफ दीज। तो अगर आप देखिए जनरली अगर बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन जो है हम कहते हैं ये रास्ता दिखाएंगे, ये डायरेक्शन दिखाएंगे आपके रिफॉर्मर्स को। प्राइवेटाइजेशन जो है ये बेसिकली यही पाथ है, जो रास्ता आपको दिखाएंगे वो रास्ता यही है। और ग्लोबलाइजेशन क्या है सर? ग्लोबलाइजेशन आपके पास अल्टीमेट गोल ऑफ रिफॉर्मर्स है। ठीक है जी, तीन चीज़ें आपके पास। एलपीजी जो हमारे पास आ रहा है सर, लिबरलाइजेशन, ये बेसिकली बताया जाता है कि दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ रिफॉर्मर्स। प्राइवेटाइजेशन ये वही रास्ता है, ये पाथ है रिफॉर्मर्स का। और जी जो आपके पास ग्लोबलाइजेशन है, ये अल्टीमेट गोल है आपके रिफॉर्मर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दैट ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्टली मैचड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वाया एमसीक्यूज आज बहुत सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।